चलिए मुनाफे की तैयारी में आप सभी का फिर से स्वागत है और अब चलते हैं नीरज जी के पास। आज स्टॉक्स एंड न्यूज़ में कौन कौन से शेयर हैं वो जानते हैं, क्या क्या खबरें हैं वो जानते हैं। नीरज जी बताइए। पहला शेयर है इन्फोसिस, उस पर नज़र रखिए। कुछ दिन पहले जब बताया गया था कि बाईबैक की एक अनाउंसमेंट हो सकती है, अब वो तकरीबन कंफर्म है, क्योंकि कल एक्सचेंज में इन्होंने जो नोटिस डाली है उसमें इन्होंने बताया कि कैपिटल कमेटी ने इनकी क्या क्या फैसले लिए थे और पिछले साल से ये लगातार उस जो उनके पास कैश रिजर्व है उसको निवेशकों को देने की जो कोशिश चल रही थी, उसके तहत 11 तारीख की बोर्ड बैठक जो होगी उसमें लगभग ये तय है कि एक बाईबैक आएगा जो करीब 11,000 करोड़ रुपए का होगा और साथ ही एक मोटा डिविडेंड भी ऐलान हो सकता है। तो इन्फोसिस पर नज़र रखिएगा, तेज़ी बन सकती है। लेमन ट्री पर नज़र रखिए, बड़ा ऐलान इन्होंने किया है कि वॉबक पिंकस के साथ एक टाई अप हुआ है रेंटल बिजनेस के लिए। करीब 3,000 करोड़ रुपए उसमें निवेश किए जाएंगे, देश भर में ये बिजनेस चलेगा। 30% हिस्सा लेमन ट्री का इसमें होगा, तो ये एक अच्छी खबर है, इसके लिए तेज़ी हो सकती है। मैरिको के लिए एक बुरी खबर है। कल कैबिनेट में जहां एक तरफ ये CRZ का फैसला आया, वहीं ये भी फैसला हुआ कि नारियल के दाम यानी MSP जो है उसका करीब 2,200 रुपये तक बढ़ा दिया गया है, जो इनके लिए मेजर रॉ मटेरियल है, तो इसलिए दिक्कत हो सकती है। मैरिको में थोड़ा दबाव दिख सकता है। इंडिगो पर नज़र रखिएगा। संसद की स्थायी समिति स्टैंडिंग कमेटी ने नाम लेके कहा है कि भारत की सबसे ख़राब एयरलाइंस इंडिगो है, और उसको इसलिए कहा क्योंकि इनकी जो तमाम सर्विसेज हैं वो ठीक नहीं है और ग्राहकों के साथ इनका जो एटीट्यूड है वो ख़राब है। अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया सामान आपका 15 किलो से तो बहुत तगड़ी रकम वसूलते हैं। साथ ही जब अगर आपने टिकट कैंसिल किया तो बहुत ज़्यादा पैसे काट लेते, जबकि नियम के मुताबिक बेसिक फेयर का 50% से ज़्यादा नहीं काटना चाहिए। तो तमाम एविएशन सेक्टर के बारे में वो कहा गया है, लेकिन नाम लेके इंडिगो को कहा गया है, तो ये बात मजाक में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि तब आप सरकार के वॉच लिस्ट में हो जाते हैं, तो इसलिए इंडिगो में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। कंसाइन नेरोलैक पर नज़र रखिए। इन्होंने एक छोटी सी कंपनी का एक्विजिशन किया है। वो कंपनी रियल एस्टेट के लिए केमिकल बनाती है जो पेंटिंग वेंटिंग या जोड़ने में काम आते हैं। उसके ज़रिए ये अपने पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करना चाहते हैं, बिल्कुल जैसे एशियन पेंट्स ने अपना बड़ा पोर्टफोलियो का रखा है। तो कंसाइन नेरोलैक के लिए अच्छी खबर है, नज़र रखनी चाहिए। इंडिगो कहाँ है प्रकाश जी उनसे जरूर बात करेंगे। ये खबर अगर आप देखें काफ़ी हतोत्साहित करने वाली है किसी कंपनी के लिए भी, क्योंकि सीधे अगर आप देखें समिति अगर आप देखें वो नाम ले रही है डेरेक ओबराय, इसके अगर आप देखें अध्यक्ष हैं और अभी क्विज मास्टर। हाँ, और वाकई उनकी अगर आप देखें छवि तो वही है जिसको हम शायद जानते हैं। बचपन में हम लोग क्विज उन्हीं की फॉलो करते, बुक भी उन्हीं की पढ़ते थे। और अभी मैं कुछ दिन पहले ट्रेवल कर रहा था और मुंबई आना जाना जब होता रहता है, ये रामनाथ अठावले साहब बैठे हुए थे उसी फ्लाइट में, है ना, मंत्री हैं, और वही फ्लाइट 1.25 घंटे लेट थी। इंजन स्टार्ट नहीं था, एयरक्राफ्ट में बिजली नहीं थी, सारे के सारे डोर्स बंद थे। आप सोचिए पैसेंजर्स का क्या हाल हुआ होगा। तो वाकई आप देखें इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई तथ्य होगा। इंडिगो का प्रदर्शन बीते 1 साल में काफ़ी वर्स्ट रहा है। बिल्कुल। वागले साहब, चार्ट्स पे क्या लग रहा है? आज के लिए अगर देखो तो एक करेक्टिव मूव लगती है, लेकिन इसका अभी भी ये क्रूड प्ले को डायरेक्टली रिलेटेड है। तो अगर ये स्टॉक्स चलने हैं तो मैं इस पे बेट करूंगा। चलिए, तो इस पर रखिए नज़र। एक बार बाजार जब खुलेगा तो फिर एक फ्रेश व्यू इसके ऊपर हम जरूर लेंगे। हर्षदा लेकिन हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हर्षदा, बताइए कौन सी रिपोर्ट्स हैं आपके पास आज? इनफैक्ट रिपोर्ट्स अब धीरे धीरे करके काफी कम हो जाएंगी, तो तीन ही स्टॉक्स है मेरे पास। लेकिन CLSA ने एक रिपोर्ट निकाली है। इनफैक्ट CLSA ने अपने जो एशिया एक्स जापान लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो में है उसमें इंडसइंड बैंक का वेटेज कम कर दिया, 1% से वेटेज घटाया है। दरअसल वो जगह बना रहे हैं इंडोनेशिया एक पर्टिकुलर बैंक का, बैंक रयात इंडोनेशिया, उसको 4% की वेटेज दे रहे हैं। तो जहां पर दूसरे बैंकों में 2% से ज्यादा का वेटेज था, वहां पर कमी की गई है। तो इंडसइंड बैंक में अब वेटेज जो है वो घट गया है, 1% से घट गया है। तो ये स्टॉक फोकस में रहेगा उस लिहाज से। साथ ही टाटा मोटर्स और HSBC की रिपोर्ट आई है। टारगेट इन्होंने बहुत माइन्यूटली कम किया है, 210 पहला टारगेट था, नया टारगेट 200 रुपए का है। कह रहे हैं होल्ड करेंगे स्टॉक को। JLR की वीकनेस जो है होपफुली ये बॉटम आउट हो जाएगी 2019 में, तो तमाम दिक्कतें खत्म हो जाएंगी और वहां से फिर एक अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई देगी। लेकिन अभी भी इस समय खरीदने के लिए वो कन्विंस नहीं है, अपसाइड ट्रिगर्स मिसिंग है, ये HSBC कह रहा है। तो अगर है तो होल्ड करें, 200 का टारगेट वो दे रहे हैं। जेफरीज ने एक डिटेल रिपोर्ट निकाली FMCG पर। उनको लग रहा है इनपुट प्राइसेस दोनों फूड और नॉन फूड बिजनेस में करेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं।
प्राइस हाइक्स जो पिछले 4 से 5 महीनों में कंपनियों ने लिए, उसका फायदा जरूर हाथ लगता हुआ दिखाई देगा। ऐसी स्थिति में वो बहुत सिलेक्टिव रहेंगे। बाय कॉल में आईटीसी, डाबर है, नेस्ले जैसे काउंटर्स और जुबलेंट फूड में भी इनकी नजरें हैं, बाय कॉल दे रहे हैं। आईटीसी, डाबर, ये मुझे जब इन स्टॉक्स की बात आती है तो मैं जैन साहब की याद आती है, उनका भी फेवरेट आईटीसी है। जैन साहब, भरोसा कायम है ना, और क्या टारगेट्स हैं एफएमसीजी सेक्टर में, आपको क्या पसंद है इस समय? नहीं, बिल्कुल, देखिए आईटीसी तो है। देखिए खास बात यह है कि आईटीसी के वैल्यूएशन बहुत सस्ते हैं, बस चूंकि सिन प्रोडक्ट है तो इसीलिए हमेशा तलवार लटकी हुई रहती है। बट साथ साथ एफएमसीजी और इतनी बड़ी कॉर्पोरेट, तो मुझे तो लगता है कि इन पी मल्टीपल्स पे अगर एक ऐसी कंपनी मिलती है तो कोई भी टाइम हो मार्केट का, भले ही वो वॉलेटाइल टाइम्स हो या सेफर टाइम्स हो, इलेक्शन का टाइम हो, आईटीसी एक सदाबहार स्टॉक रहेगा। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल इन लेवल्स पे लेना चाहिए। अच्छा खासा करेक्ट हो चुका ऊपर के लेवल से, और मेरे हिसाब से 360-70 के लेवल्स आने वाले 1 साल में दिखाएगा। और नहीं भी दिखाता है तो आप देखिए 270 पे एक अच्छा सपोर्ट लेता है और 300 पे अच्छा एक रेजिस्टेंस है, तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल आईटीसी के साथ जाए। और बाकी अगर दूसरा स्टॉक कोई बात करे तो नेस्ले है जहां पे ध्यान दिएगा। एक और जिक्र आप देखें, अभी हाउस व्यूज की जब हर्षदा बात कर रहे थे, टाटा मोटर्स का जिक्र किया। अभी याद है कुछ दिन पहले हेमंत आप और मैं डिस्कस कर रहे थे कि 2019 टाटा मोटर्स के लिए बहुत बड़ा साल रहेगा। इनके जो नए लॉन्चेस हैं वो तय करेंगे कि इनकी किस्मत आखिर क्या होगी। और एक वो उस प्रोडक्ट की खोज जो इंडिका जैसा हो, वो ऐसा प्रोडक्ट की खोज जो कि सूमो जैसा हो, है ना, वो अभी भी अगर आप देखें खोज जारी है। वागले साहब, एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे दुनिया जहां ट्रैप है टाटा मोटर्स में, टाटा मोटर्स डीवीआर में, उनके निकलने तो खैर शायद उनको एग्जिट पॉइंट ना मिले, लेकिन एक ज़माने में वो लोग भी होते हैं ना कि जो कि बेस ढूंढ रहे होते हैं, जो कि किसी स्टॉक में, अच्छे स्टॉक में बुरे वक्त में एक एंट्री पॉइंट ढूंढ रहे होते हैं। टाटा मोटर्स में वो लेवल कहीं विजिबल है आपको क्या? वीरू, अराउंड 135 मेरे लिए एक बेस का लेवल है। अगर घूमना है तो ये राइट लेवल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 130 से 250 2-3 महीने में हो जाएगा, इसमें बहुत टाइम लगेगा। ये 130 नहीं ब्रेक करेगा, 150 नहीं ब्रेक करेगा और टाइम वाइज आपको परेशान करेगा। इसके लिए मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ कि ये बाय करे। अगर आपके पास 3 साल है, जो लोग बोलते हैं, लेकिन 3 साल होते किसी के पास नहीं है, इतने लॉन्ग टर्म कोई सोचते नहीं है, क्योंकि मतलब हम 3 महीने 6 महीने के ऊपर हमारा पेशेंस निकल जाता है। बात है। वो कीपिंग दैट इन माइंड आप टाटा मोटर को अवॉइड करें। बट मुझे यहाँ से 20-25 रुपए से ज्यादा डाउनफॉल लगती नहीं। अच्छा सर, ये बताइए, आप इसी तरह की बात कहते थे पहले आईसीआईसीआई बैंक के लिए, और फिर आपने बोला आईसीआईसीआई बैंक 305 के ऊपर अगर निकलेगा तब हम खरीदेंगे, 310 के ऊपर तो पक्के तौर पर कूद कर, आपने शब्द इस्तेमाल किया था, कूद कर खरीदेंगे। इसके लिए वो कूद कर खरीदने वाला लेवल क्या है? जब ये पूरा रिकवर करे और किसी भाव के ऊपर निकले टाटा मोटर, किस लेवल पर ये दरअसल लेना चाहिए? हेमंत, आईसीआईसीआई बैंक का केस अलग था। इसका 250 से 300 के बाद, मतलब ऑलमोस्ट 20-30% जाने के बाद, तो ये पैटर्न क्या बनेगा, 130 में बॉटम बनेगा, मेरे लिए ये कूद कर खरीदने का लेवल इतने जल्दी प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। बट डेफिनेटली 210-220 के ऊपर वीकली क्लोजिंग होगा और वो सस्टेन होगा तो होगा, उसके पहले नहीं होगा। ठीक बात है। अब आप तो रुक जाइए, इंतजार करिए, रिकवर हो जाने दीजिए। हम और आप तो यही हैं, वागले साहब भी यही हैं, बताएंगे आपको कौन सा लेवल है, जब वो पार करता है तो लेने लायक होगा ये टाटा मोटर्स का स्टॉक। लेकिन इन्फोसिस, ये बताइए डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है, रोल ओवर्स कैसे हुए हैं इसमें, लोगों ने क्या रोल ओवर किए हैं जनवरी की सीरीज में, इस एक्सपेक्टेशन में कि ये बड़ा तोहफा कंपनी देगी? उस तोहफे के अगर आप देखिए मद्देनजर, आप ये देखिए हेमंत कि रोल ओवर के फिगर्स इस बार आईटी में 2 स्टॉक्स में काफी अच्छे हैं। और पहला है इन्फोसिस, इसमें 84% रोल ओवर है। ओके। और याद रखिए इन्फोसिस के बारे में 656 रुपए 80 पैसे के प्राइस में है क्या, थोड़ा सा ये समझ लीजिए। इस प्राइस को मैं डिफाइन कर देता हूँ। याद रखिए कल और परसों में जो ये लोअर लेवल से ऊपर आए हैं ना 10-15 रुपए ऊपर, ये अपने 200 डे मा को छू कर ऊपर आया है। एग्जैक्टली अगर आप देखें 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे ऊपर बैठा है। और याद रखिए इसी आईटी बास्केट में जो दूसरा स्टॉक है वो है मिड कैप आईटी का आपका केपीआईटी। लेकिन वागले साहब, इन्फोसिस अगर मैं मंथली चार्ट्स पे देखूं या फिर वीकली चार्ट्स पे देखूं तो बहुत कुछ आपको नहीं मिलेगा। बस ये एक अच्छी चीज़ है कि अगर मैं इस कैश वितरण प्रोग्राम का एक हिस्सा बनना चाहता हूं तो मेरे लिए इससे अच्छा एंट्री पॉइंट कोई नहीं हो सकता। द लीस्ट रिस्क पॉइंट जिसे कह सकते हैं आप, क्या कहते हैं? वीरू, अगर आप इन्फोसिस डिफेंसिव स्टॉक
करके लेना चाहते हो तो आपकी सोच सही है, मतलब ये ज़्यादा गिरेगा नहीं। मुझे ये इन्फोसिस लाइक अ रॉक दिखता है 600 और 700 के बीच में, ना 700 तोड़ेगा ना 600 ब्रेक होगा, तो नियर 600, 620, 610 इसके आसपास आप लेके रहो। सेफ्टी बहुत ज़्यादा है, लेकिन एज अ ट्रेडर मुझे सिर्फ सेफ्टी नहीं चाहिए, मुझे वो एग्रेशन चाहिए जो पैटर्न में वो नहीं मिलेगा। एग्रेशन बड़े एग्रेसिव हो रहे सर। अच्छा, ये आपने जो आईसीआईसीआई बैंक का शब्द का इस्तेमाल किया था ना, क्योंकि हेमंत ने उसका जिक्र लिया है, तो अब थोड़ा सा बात जो है वो बैंकों की तरफ मोड़ देता हूँ। आईसीआईसीआई बैंक, याद रखिएगा, बैंकिंग स्पेस का सबसे स्मार्ट रोल ओवर देने वाला स्टॉक है हेमंत, 92%। तो बाजार किसी भी टर्बुलेंस के दौर में थोड़ा बोड़ा जो झटका लग रहा है ना ऊपर नीचे का, आईसीआईसीआई बैंक को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और इसके साथ दो बैंकिंग स्टॉक जिनमें सबसे स्मार्ट रोल ओवर है वो है बैंक ऑफ इंडिया, मेरे ख्याल से आपकी बाय कॉल भी थी वागले साहब, बिल्कुल, और एक है इंडियन बैंक, 98% रोल ओवर। इससे कुछ प्रकाश डालेंगे आप वागले साहब? प्रकाश है नहीं हालांकि आज। आईसीआईसीआई तो हेमंत को तो लेवल से याद है, मेरा तो 6 से 8 महीने का 450 का व्यू है। वो 6 से 8 महीने का मैं 10-12 महीने या 15 महीने हो सकते हैं, टाइम वाइज गलत हो सकता हूँ, बट प्राइस वाइज मुझे लगता है ये 310 ब्रेक नहीं होना है। अच्छा, बाकी स्टॉक जो आपने मेंशन किए, मैं बैंक ऑफ इंडिया में काफ़ी टाइम से, आई थिंक 80, 82, 83 से हम बात कर रहे हैं पिछले ऑलमोस्ट 3 हफ्तों से। मुझे लगता है इसमें अभी भी स्टीम है, 110, 112 तक तो इमीडिएट लगता है, करंटली एट 102। ये जब तक 95 के ऊपर बना रहेगा इसमें स्ट्रेंथ रहेगी। एनी मूव टुवर्ड्स 97, 98 इसमें बाय करके होल्ड करें। आई थिंक बाय एंड ऑफ जैन या मे बी 15 दिन में आपको 110, 112, 115 के लेवल्स मिल सकते हैं। ठीक बात है, तो इस पर रखिएगा नज़र। और देखिए कुछ ही देर में फ्लैशबैक 2018 ये सीरीज़ जो हमने पिछले हफ्ते शुरू की थी, और आज तो सीरीज़ में बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। FIIs, DIIs, प्रमोटर्स ने कौन से स्टॉक्स 2018 में दरअसल खरीदे हैं, जिस पर आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये संस्थागत निवेशक और अगर प्रमोटर्स खुद उन स्टॉक्स में खरीदारी करते हैं तो उन स्टॉक्स का जनरली भविष्य बढ़िया माना जाता है। उन स्टॉक्स पर भी बात करेंगे थोड़ी देर में, और वो बॉलीवुड वाला थीम भी बताएंगे, कौन सी पिक्चर्स हिट हुई, कौन सी फ्लॉप हुई। लेकिन इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं sptulsian.com के SP तुलसियान जी। तुलसियान जी, स्वागत है। जनवरी सीरीज़ का आज पहला कारोबार दिन, बताइए ये सीरीज़ कैसी रह सकती है और आपको इन सीरीज़ में कौन से इवेंट्स पर नज़र रखे रहेंगे? हेमंत, जो जनवरी सीरीज़ है वो है 5 हफ्ते की, और मैंने हमेशा मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, या मैं हमेशा सचेत करता हूँ कि 5 वीक की जो भी सीरीज़ होती है उसमें हम 2 राउंड ऑफ वॉलेटिलिटी देखते हैं। वॉलेटिलिटी का मतलब कोई ख़राब नहीं है, या ये नहीं होना चाहिए कि नेगेटिव सीरीज़ होगी, लेकिन स्विफ्टली हम करेक्शन से स्विफ्टली अपमूव आते हुए देखते हैं। अब अगर मैं दिसंबर, पहले तो देखिए नवंबर सीरीज़ बेहद उम्दा रही थी, दिसंबर सीरीज़ जो है फ्लैट थी। निफ्टी पे अगर आप पूरे सीरीज़ का देखें तो 100 पॉइंट का फॉल हुआ, बैंक निफ्टी पे 100 पॉइंट का गेन हुआ। और अगर आप इसको एक डेटा पॉइंट्स को पढ़ें तो जो पहले 2 हफ्ते जो जिस हिसाब से खराब थी, अगर और उसमें भी अगर एक फ्लैट क्लोज होता है, इसका मतलब है कि जनवरी सीरीज में कहीं ना कहीं पोजीशंस बेटर रहेगी। इसका पुरावा हमें इससे भी मिलता है कि कल जो FI की नेट कैश बाइंग थी करीबन 1700 करोड़ की, इसका मतलब है कि जितने भी फ्यूचर पोजीशंस थी वो उन्होंने कैश में कन्वर्ट किया है। जाकर के जनवरी सीरीज के लिए माहौल एक निश्चित रूप से अच्छा है, लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ों की, जैसे मैंने कहा था कि सतर्कता बरतने की जरूरत है, कि हो सकता है कि बैंक निफ्टी वीकली ऑप्शन एक्सपायरी थर्सडे को पॉजिटिव मिले, उसके बाद में थोड़ा सा कॉशन होगा। और जो आपने 2 चीज़ें जो कुछ इवेंट्स को ध्यान रखने के लिए कहा है कि जनवरी में क्या इवेंट्स हो सकते हैं, तो मैं 2 चीज़ पे नज़र रखनी चाहिए कि एक तो Q3 के नतीजे जो कि अच्छी जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वगैरह हैं, IT कंपनियां, इनके हमें पहले 3 वीक में नतीजे आते हुए दिखाई देते हैं, तो Q3 पे निश्चित रूप से एक नज़र रहेगी। और दूसरा ब्रेंट क्रूड पे नज़र रखना चाहिए। ब्रेंट क्रूड जो वर्तमान में करीबन $53-54 पे चल रहा है, अगर हम इतना एक्सपेक्ट ना करें ये लेवल को, तो कम से कम अगर ये 58 से 60 के आसपास भी रहता है, सेंटिमेंटली जरूर बाजार उसे नेगेटिव करेगा, लेकिन हमारी इकोनॉमी के लिए काफ़ी पॉजिटिव होगा। और ब्रेंट क्रूड में जो वीकनेस आई $85 से $54 की, उस वीकनेस को दिसंबर सीरीज ने कैप्चर नहीं किया, क्योंकि वो ग्लोबल वॉलेटिलिटी और हमारे इवेंट्स अपने आप में काफ़ी सरदर्द बने हुए थे। तो कब जाकर के जनवरी सीरीज में जो ब्रेंट की वीकनेस है उसको कहीं ना कहीं कैप्चर की जाएगी, फिर चाहे वो ऑटोमोबाइल स्टॉक हो, पेंट स्टॉक्स हो, टायर हो, और या फिर अगर आप जो भी क्रूड डेरिवेटिव स्टॉक्स हो, उन सभी में उनको सबको काफ़ी फायदा होते हुए मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ओवरऑल जो है जनवरी सीरीज पे पॉजिटिव माहौल है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि 5 वीक में 2 राउंड ऑफ वॉलेटिलिटी होती है, तो प्रॉफिट बुकिंग भी करते चलिए। जहाँ पे आपको अगर एक अच्छा गेन मिल गया हो, अगर आप शॉर्ट टर्म या ट्रेडर का नजरिया रखते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, लेकिन ओवरऑल जनवरी सीरीज का एक पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सुल्तान साहब, जनवरी में ये भी एक चीज़ होगी कि नतीजों का जो सीज़न है वो आगाज़ हो जाएगा उसका। एग्जैक्टली
क्या क्या अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? अगर मैं कुछ कंपनियां जानना चाहूँ आपसे जो कि काफ़ी प्रभावित लग रही हैं इस तिमाही के लिहाज से, आपको 2-3 कंपनियां जिसका आप जिक्र करना चाहें। देखिए 2-3 सेक्टर पे मैं जरूर कॉल लेना चाहूंगा कि एक तो है कि पेंट सेक्टर जो है काफी अच्छा दिखाएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ऑफटेक हमें अच्छा आते हुए दिखाई दिया। सीमेंट में मैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे ज़्यादा ध्यान न दे करके वॉल्यूम ग्रोथ को देखूंगा, वहां पे एक अच्छा चीज का जरूर आते हुए दिखाई देगा। तीसरा जो सेक्टर है वो है कंजम्पशन का, यानी FMCG स्टॉक्स पे भी एक अच्छी नजर रहेगी। और चौथा है मिड कैप IT स्टॉक्स का। और अगर इसमें मैं 5वां सेक्टर को और ऐड करना चाहूँ तो वो है पेपर सेक्टर। तो ये 4 या 5 सेक्टर के ऊपर निश्चित रूप से नजर रहेगी, और आप हर सेक्टर में से जो लीडिंग कंपनियां हैं उन्हें चूज करिए। और जहां पे कॉशन थोड़ा सा रहेगा वहां पे होगा NBFCs, क्योंकि ये मान के चलिए कि NBFCs में मार्जिन कंप्रेशन होगा और कहीं ना कहीं ग्रोथ भी मिसिंग होगी, क्योंकि Q3 बहुत ही ज्यादा इनके लिए खराब है। और थोड़ा सा ऑटोमोबाइल पे भी कॉशन रहेगा। तो इन दोनों चीजों पे जरूर एक कॉशन रखना चाहिए, जहां पे एक एक्सपेक्टेशन है कि रिजल्ट जो है खराब रहेंगे। लेकिन सिमिलरली प्राइवेट सेक्टर बैंकों पे एक तरह से पॉजिटिव बायस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें कि HDFC बैंक, कोटक, इंडसइंड, RBL बैंक, एक्सिस बैंक और ICICI बैंक, इन पे नजर रखना चाहिए। बिल्कुल, तो इन बैंक्स के ऊपर ज़रूर रखिएगा नज़र। एक और इवेंट है जिस पर रहेगी नज़र, वो है GST काउंसिल की बैठक का। जो दिसंबर में बैठक हुई उसमें कई चीज़ें हो नहीं सकी, और उसके बाद वित्त मंत्री के बयान आए कि अगली बैठक में और आगे आने वाली GST काउंसिल की बैठक में कुछ और रियायतें देंगे। जिस तरह से माहौल बना हुआ है स्टेट इलेक्शंस के नतीजों के बाद से, किसानों को सॉप्स देने की तैयारी, आज खबर CNBC आवाज़ पर एक्सक्लूसिव ये है कि ज्वेलरी सेक्टर को कुछ सॉप्स देने की तैयारी सरकार कर रही है। ये बताइए, इस GST काउंसिल की बैठक में आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या करना चाहिए सरकार को? हेमंत, GST काउंसिल से 2 नतीजे जो है पॉजिटिव आने की संभावना है। एक तो सीमेंट पे GST का रिडक्शन हो सकता है 28 से 18%, और दूसरा जो है एयर कंडीशनर पे। मैं अभी फिलहाल बाकी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे कॉल नहीं ले रहा हूँ, स्पेसिफिकली एयर कंडीशनर पे भी जो है रिडक्शन होने की संभावना। तीसरा है रियल एस्टेट सेक्टर में जो अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स है, जिसपे अभी वर्तमान में 12% GST है, उसे घटा करके 5% GST किया जा सकता है विदाउट इनपुट क्रेडिट। तो अगर ये 3 चीजें आती है तो निश्चित रूप से एक ऑलराउंड रिकवरी, इसका काफी अच्छा पॉजिटिव माहौल देखने को मिलेगा, जिसमें सीमेंट, एयर कंडीशनर और रियल एस्टेट। अगर रियल एस्टेट में 5% का, जो कि निहायत जरूरी, अगर आप एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन से डरा हुआ है, खरीदी नहीं कर रहा है, उसको एक तरह से बूस्ट मिलेगा, और उसमें रियल एस्टेट कंपनियों को काफी अच्छा एक पुश मिलेगा। तो रियल एस्टेट कंपनी, एयर कंडीशनर मेकर्स और सीमेंट स्टॉक्स पे GST के एंगल से जो है हमें इस महीने एक नजर रखनी चाहिए। चलिए तुलसान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी पहलुओं पे बात की आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। तुलसान साहब की अगर आप देखें पिक्स में, पेंट्स अगर आप देखें आज काफ़ी तवज्जो रख रहे थे, और क्यों ना हो, क्रूड जब इतना रिट्रेस हुआ है। ये कंसाई नेरोलैक, यहाँ पर एक खबर भी थी कि ने पेनोरमा कंस्ट्रक्शन को 29 करोड़ में खरीदा। कंस्ट्रक्शन केमिकल सेक्टर की कंपनी है। तो कुल मिला के खबर यह है कि कंसाई नेरोलैक, इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है वो थोड़ा सा और स्ट्रांग हो जाएगा। 478 पे एक वागले साहब, एक टेक्निकल टिप्पणी चाहूँगा आपकी। ये सेक्टर पे तो मैं काफ़ी बुलिश रह चुका हूँ। आई थिंक हमने बर्जर और एशियन की बात की, हार्डली वॉल्यूम की वजह से ये हमारे रडार पर आता नहीं है। हाँ। लेकिन इसका पैटर्न सिमिलर है। आई विल गो विथ एशियन पेंट्स एंड बर्जर पेंट्स, और ये कुछ ज़्यादा पीछे नहीं छूटेगा। तो मैं मानता हूँ 520-530 तक इसका पोजिशनल एक 2 से 3 हफ्ते में भी 1 आध महीने का व्यू होगा, और जब तक ये 460 के ऊपर बना रहेगा, इसमें स्ट्रेंथ बनी रहेगी। बिल्कुल, तो इसके ऊपर जरूर रखिएगा नजर और रखिए।